अब यहाँ पर मैंने बताया डॉग इन द मैनेजर, यहाँ पर वो वाला मैनेजर नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है MANAGER। ठीक है, इस मैनेजर का मतलब तो प्रबंधक होता है, इसमें ए लगता है। ये वाला जो मैनेजर होता है, मैंने बताया कि जैसे एक लंबा सा एक वो होता है, नान कहते हैं जिसको, और उसमें चारा वगैरह डाला जाता है। फिर गायों का अलग होता है, गायें वगैरह खाती है उसमें बहुत सारे एक साथ। और एक घोड़ों का जैसे होता है, घोड़ों के उसमें तो वो उसमें चारा वगैरह डाला जाता है। तो चारा डालने का एक पात्र कह सकते हैं जिसको मैनेजर कहते हैं। अब जिसमें कोई एक कुत्ता बैठ गया, तो ये कुत्ता ना तो इन गायों को खाने देगा ना घोड़ों को खाने देगा। तो मतलब कि इस डॉग इन द मैनेजर, इस इडियम्स का मतलब हो जाएगा एक सेल्फिश पर्सन जो ना तो इनको खाने देगा ना खुद खाएगा। खुद तो चारा खा नहीं सकता कुत्ता, तो दूसरों को भी, गायों को भी नहीं खाने देगा, घोड़ों को भी नहीं खाने देगा। तो इस व्यक्ति को कहते हैं डॉग इन द मैनेजर, यानी सेल्फिश पर्सन। इसी तरह से ए मेंस ऑफ लेटर, मेंस ऑफ लेटर, लेटर यहाँ पर आया है। लेटर का एक आदमी, मतलब कि पत्रों का जो आदमी होता है उसको हम बोल सकते हैं कि एक लिटरेचर का व्यक्ति, लिटरेचर में दक्ष व्यक्ति, उसको हम बोल सकते हैं कि प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट, ओके, प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर। ठीक है ना, लिटरेचर, प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर, ओके, यानी दक्ष। प्रोफिशिएंट का मतलब दक्ष व्यक्ति। तो ए मेंस ऑफ लेटर यानी पत्रों का ही बना हुआ एक आदमी, यानी कि जो बहुत सारे पत्र लिखता हो लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर के बहुत सारी चीज़ें लिखता रहता हो, कभी कविताएं, कभी हिस्टोरिया, कभी कहानियाँ। तो लिटरेचर के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो। ओके, अगली इडियम्स हैं इन ब्लैंक एंड वाइट, ब्लैंक सॉरी ब्लैक एंड वाइट। ओके, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, जैसे ये पेपर वाइट है और हम इस पे ब्लैक कलर के जो अक्षर लिख रहे हैं, तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, इस इडियम्स का मतलब क्या हो जाता है, लिखित में। ठीक है, कोई सी भी चीज़ को लिखित में जब बोला जाता है तो इन रिटिन, राइटिंग। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा इन राइटिंग, यानी लिखित में मुझे चीज़ चाहिए तो उसको बोलेंगे इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो जाएगा इन राइटिंग, लिखित में किसी चीज़ को। अगली इडियम्स हैं टू कॉल स्पेड ए स्पेड, टू कॉल स्पेड एंड स्पेड ए स्पेड, यानी टू कॉल यानी होता है बोलना, स्पेड ए स्पेड यानी स्पेड को स्पेड ही बोलना, यानी कि ये स्पेड है। स्पेड यानी हिंदी में मैं बताऊँ तो स्पेड का मतलब वो होता है ना, वो खोदने का, कुदाली कह सकते हैं। हाँ, तो स्पेड, पावड़े को भी कह सकते हैं हम। तो टू स्पेड ए स्पेड यानी स्पेड को स्पेड ही बोलना या कुदाले को कुदाली ही बोलना, यानी कि टू क्लियर मतलब कि क्लियरली बोलना, स्पीक प्लेनली। तो हम इसको कहेंगे स्पीक, टू स्पीक बोलना, यानी एक स्पष्ट व्यक्त। हिंदी में क्या कहेंगे, टू स्पीक प्लेनली यानी साफ साफ बोल देना, जो भी है एकदम साफ साफ बोलना, क्लियरली बोल देना। ठीक है ना, टू स्पीक प्लेनली, एकदम साफ क्लियर जो हैं। ठीक है, जो नहीं है जो नहीं है, एकदम साफ बोलना, इसको बोलते हैं टू स्पीक प्लेनली। ओके, टू स्पीक प्लेनली यानी स्पष्ट बोलना, इसको हिंदी में मैं लिख सकती हूँ स्पष्ट वक्ता, साफ साफ बोलने वाला। ठीक है, होते हैं ना कुछ पर्सन जो बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं। अगली इडियम्स हैं ए ब्लैक शिप। ओके, ब्लैक शिप किसको बोलते हैं, ब्लैक शिप तो ब्लैक ही होती है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक शिप का मतलब आया है, ब्लैक शिप का मतलब दुष्ट व्यक्ति से आया है। ठीक है, ब्लैक शिप का मतलब यहाँ पर है कि जो मतलब शिप, ब्लैक शिप के रूप में जो व्यक्ति मतलब
होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना दुष्ट व्यक्ति, तो उनको हम बोलते हैं कि ये तो ब्लैक शिप है, ठीक है, दुष्ट व्यक्ति। तो याद रहेगा आपको, दुष्ट व्यक्ति इसकी इंग्लिश होती है स्काउंड्रल, ठीक है, स्काउंड्रल। इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं ए स्काउंड्रल, स्काउ, ठीक है। स्पेलिंग याद करना है तो स्काउंड्रल, स्काउंड्रल, ओके, दुष्ट व्यक्ति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए ब्लैक शिप, इस तरह से भी लिख सकते हैं दुष्ट व्यक्ति के लिए। इडियम्स का यूज़ होता है एक दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति नहीं कह के हम बोल देते हैं ये तो ब्लैक शिप है, ठीक है। तो इडियम्स कहाँ यूज़ होती है, जहाँ हम क्लियरली किसी बात को, जैसे दुष्ट को दुष्ट नहीं कह के हम क्या कह सकते हैं, ए ब्लैक शिप, ठीक है। तो स्काउंड्रल नहीं कहेंगे, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, ब्लैक शिप। तो इस तरह से इडियम्स का यूज़ हमारी ही लैंग्वेज को थोड़ा अलंकारित रूप में यूज़ करने के लिए होता है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं तो उनको मतलब सिंपल सा सेंटेंस नहीं बोलकर अलंकृत रूप में, अब जब अपनी भाषा के अंदर कुछ अच्छे वर्ड और भाषा को थोड़ा मतलब इम्प्रेशन मतलब जमाने के लिए हम जब कुछ बोलते हैं ना कि साफ साफ नहीं बोलकर हम उसको व्यंग्यात्मक रूप में जब हम अपनी बात को रखते हैं, तो इस तरह से इडियम्स का यूज होता है। और इंग्लिश में भी बहुत सारी इडियम्स हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स का मतलब यहाँ पर इस इडियम्स का मतलब हम बता सकते हैं कि जब फिट किया तभी शुरू हो गया, यानी कि उसका कोई एक सीक्वेंस नहीं है कि जैसे सीक्वेंस नहीं होना, जब फिट किया तभी शुरू हो गया। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई काम इर्रेगुलर करना, ठीक है, कोई रेगुलर कार्य नहीं होता है, उसको हम कह सकते हैं कि इर्रेगुलर, ठीक है, इरेगुलर कुछ काम करना, तो यहाँ पर हम कहेंगे इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलरली। तो इरेगुलरली इस इडियम्स का बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली। अगला है पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है, पेटीकोट से हम यहाँ पर मीन्स निकाल सकते हैं, जैसे पेटीकोट कौन पहनते हैं, लेडीज़ पहनती है। और पेटीकोट गवर्नमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर लेडीज़ का शासन, यानी रूल्स ऑफ वुमेन, रूल्स ऑफ वुमेन, ठीक है, रूल्स ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर औरतों का शासन, पेटीकोट गवर्नमेंट। यहाँ अगला है प्रोज एंड कॉन। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है कि दोनों पहलू, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है दोनों पहलू, यानी कि अगर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों ही पहलुओं को सुनना, प्रोज एंड कॉन्स, यानी फॉर अगेंस्ट बोथ साइड, हम कह सकते हैं दोनों पहलू, फॉर अगेंस्ट बोथ साइड। तो हिंदी में याद रखिएगा, प्रोज एंड कॉन्स मतलब दोनों पहलुओं को सुनना, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही पहलुओं को सुनना, फॉर अगेंस्ट बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पर फॉर अगेंस्ट बोथ साइड। अगला है एट लार्ज। एट लार्ज का यहाँ पर एट लार्ज यानी बहुत बड़ा होता है, एट लार्ज यानी एक बड़े तौर पर हो जाना, यानी कि जैसे कोई कैदी बंद हैं अंदर, पैक है, मतलब कि कैदी या फिर पक्षी पिंजरे में कैद है, तो फिर वो एकदम से अपने आप को छुड़ा लेता है, आज़ाद कर लेता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्री, लार्ज हो जाना, यानी कि बड़े तौर पर फ्री हो जाना, आज़ाद हो जाना। तो यहाँ पर मतलब कि इंडिपेंडेंट, आज़ाद होने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एट लार्ज, ओके। अगली है ए स्नेक इन द ग्रास। अब जैसे कि ग्रास के अंदर हरी हरी घास होती है, उस घास के अंदर बड़ी घास है तो उसमें स्नेक हमें नज़र नहीं आता है। अगर कहीं बैठा हुआ है और हम गए हैं घास में घूमने के लिए, तो गार्डन में अगर घूम रहे हैं घास के अंदर नहीं नज़र आता है, मतलब कि स्नेक हमारा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, पैर लग गया तो काट सकता है। तो स्नेक से यहाँ पर हम मतलब निकाल सकते हैं कि कोई जो दुश्मन है घास में नज़र नहीं आता है, छिपा हुआ दुश्मन, तो स्नेक से मतलब कि हमें हानि पहुँचाना हानिकारक है हमारे लिए, तो यहाँ पर हम इसका निकाल सकते हैं दुश्मन से, इनमी, ठीक है, छुपा हुआ इनमी, यानी कि ए हाइड इनमी, ठीक है, हिडन इनमी। यहाँ पर हम
इस ईडियम्स का हम मतलब निकाल सकते हैं कि छुपा हुआ दुश्मन, ए हिडन इनमी, ओके, हिडन इनमी। तो यहाँ पर घास में छुपा हुआ स्नेक से याद रखिएगा कि ए स्नेक इन द ग्रास यानी हिडन इनमी, ठीक है। अगला है टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक। जैसे पब्लिक के अंदर हमारे जैसे कपड़े पे कुछ लग गया तो उसको वहीं पर साफ करने लग जाते हैं। टू वॉश डर्टी यानी डर्टी लाइन्स, यानी उस डर्टी लाइन्स को वॉश करना पब्लिक के अंदर, ठीक है, पब्लिक में वॉश करना। यानी कि इसका मतलब, इस इडियम्स का मतलब हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़, पर्सनल चीज़ जिसको पब्लिक के सामने सार्वजनिक किसी स्थान पर उस मामले के बारे में बातचीत करना, यानी कि वहाँ पर व्यक्तिगत मैटर को पब्लिक के सामने डिस्कस करना, ठीक है। व्यक्तिगत जो भी निजी में पर्सनल मैटर है उसको पब्लिक के सामने, पब्लिक में डिस्कस करना। तो इसका हम कह सकते हैं कि टू डिस्कस, ठीक है, टू डिस्कस पर्सनल मैटर, टू डिस्कस पर्सनल मैटर इन पब्लिक, ठीक है, टू डिस्कस पर्सनल मैटर इन पब्लिक, पब्लिक के सामने किसी पर्सनल मैटर को डिस्कस करना। यानी कि वही उस डर्टी लाइंस को साफ करने लग गए। अगर मतलब जैसे कपड़ों पे याद रख लेना कि कपड़ों पे कुछ लग गया तो वहीं पे साफ करने लग जाते। तो किसी पब्लिक में, पैलेस के अंदर पब्लिक के सामने किसी पर्सनल मैटर को डिस्कस करना, ठीक है। अगली इडियम है फिश इन ट्रबल्स वाटर। ट्रबल वाटर का मतलब एक ऐसा वाटर्स का यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे फिश है तो फिश पानी में रहती है, लेकिन पानी में खुश रहती है, लेकिन वहाँ पर ट्रबल वाटर का हम मीन्स निकाल सकते हैं। जैसे पानी गंदा है या गर्म है तो उसके अंदर फिश पहले से ही बहुत परेशान है, और जब कोई व्यक्ति पहले से ही परेशान है लेकिन वहाँ पर वो पहले से ही ट्रबल में है और फिर लोग जिसको फिश पकड़नी है वो आराम से उसको पकड़ सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे किसी दूसरे की प्रॉब्लम का भी फ़ायदा उठाना, यानी पहले से ही जब वो परेशान है तो उसको पकड़ लेते हैं, फिश आराम से वहाँ पर वो पकड़ी जा सकती है फिश उनसे। तो दूसरा कोई प्रॉब्लम में है, ठीक है, उसका ही हम फ़ायदा उठाना। तो टू टेक एडवांटेजेस ऑफ अदर्स प्रॉब्लम, यानी दूसरों की प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाना, अदर्स प्रॉब्लम, दूसरों की प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। टू टेक एडवांटेजेस ऐसा लिख सकते हैं हम, टू टेक एडवांटेजेस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ठीक है, एडवांटेज ऑफ, ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स प्रॉब्लम। अगला है टू गिव द डेविल हिज ड्यू। अब यहाँ पर टू गिव यानी देना होता है, डेविल यानी दुष्ट व्यक्ति होता है, हिज ड्यू यानी कि उसके किसी कार्य को, दुष्ट व्यक्ति के किसी कार्य को भी श्रेय देना। यहाँ पर ये होगा हिज ड्यू यानी उसका कार्य और उसको देना, यानी श्रेय देना, यानी हाँ अच्छा किया तूने, इस तरह से क्रेडिट देना। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि टू गिव उसको देना, किसको, क्रेडिट देना, ठीक है। टू ग्रेट उसकी प्रशंसा कर देना, क्रेडिट देना, हाँ इसने ये काम किया है। तो टू गिव इवन ए नोटोरियस का पर्सन मतलब डेविल ही होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टू गिव ए नोटोरियस पर्सन, टू गिव ए नोटोरियस पर्सन, ठीक है, उसको क्रेडिट देना, नोटोरियस पर्सन को क्रेडिट देना। तो टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। अगली इडियम है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है, नल यानी होता है कानूनी तौर पर बिल्कुल नल, नील नहीं बोलते हैं हम, बहुत बार लिखते हैं, यूज़ करते हैं नील किसी भी कार्य के लिए, नील। तो यहाँ पर इसी नील का होता है नल यानी कानूनी तौर पे एकदम शून्य, और वॉइड का मतलब होता है अमान। तो यहाँ पर नल एंड वॉइड इस इडियम्स का मतलब यही होता है इनवैलिड, यानी कि जो बिल्कुल वैलिड नहीं हो, इनवैलिड, तो इनवैलिड, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नल एंड वॉइड, अब इसको याद करना है तो इनवैलिड,
वैलिड, वॉइड से वैलिड हो गया और नल से हो गया इनवैलिड। ठीक है, नल यानी होता है बिल्कुल कानूनी तौर पे अमान्य, ठीक है ना। तो नल एंड वॉइड, इनवैलिड। तो आज इतनी सारी पोएम हम इडियम्स हमने पढ़ी हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी और याद भी हो गई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो एक बार इस पूरी क्लास को वापस देख लीजिएगा, आराम से रिवाइज हो जाएगी।